मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतना पड़ता है। मुझे उसकी बातों की समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पर देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात करना चाहती थी। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि रेशमा, सब खैर तो है ना? क्या तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसे की जरूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की जरूरत तो नहीं। तो रेशमा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि रेशमा, जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो रेशमा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर रेशमा को गुस्से से देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर का ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही थी। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और आखिर तो पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल रहा है। खैर उसी दिन मैं अस्पताल चली गई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नाइट ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने रेशमा को फुल नाइट के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और आज शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेशमा के बारे में मुझे अजीब गरीब से ख्याल आने लगे थे कि वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं उसे अपने साथ ही औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसी ही कोई औरत अपने घर में को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती है, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुपचाप कर उसे शादी भी कर ली। जब से मैं यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही नहीं कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिए। मैं सुबह देर से तक सो रही थी, इसीलिए मेरे पति रेशमा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आई तो गहरी नींद से सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई में दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बनाए रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते थे कि सोनिया, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसने मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे।
मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिनों तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसे कोई भी बात नजर नहीं आई, तो भी मैं भी सुकून से सो गई थी। लेकिन रेशमा एक दिन फिर से मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय करवा ले। आपको जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी करनी पड़ती है। इस बार वह मुझसे बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से चली जा चुकी थी। उसके बाद सुनकर मैं चौंक गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही है। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह शक मांगने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार की जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते थे, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रही रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसमें अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी भी अपनी बात से नहीं फिरती थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रेशमा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और उसके हैरान ना हो तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उसे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वह अब मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले ही दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे और वह गांव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे, मगर न जाने क्या बात थी वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत का मौका नहीं दिया था और ना ही घर की किसी फैमिली मेंबर को शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वह बस हर बात तो मुझे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को वह घर पर रहा करे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर में क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं ऑन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी, कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पे इमरजेंसी में थी। वह कहने लगी थी, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे देखकर पूछा, आप कौन है? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर सोनिया है? मैंने कहा, हाँ जी, मैं ही डॉक्टर सोनिया हूँ, कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आए कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत दूर तेजी से भागी हुई मुझसे दूर
जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरे छठी इस बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थकान देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती हूँ। जब सोकर उठी तो तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं थे, और जब रात को भी ड्यूटी पर जाना होगा तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से मेरी तो बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपने मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर ले, लेकिन मेरे पति मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे वह कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर नहीं जा रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशान वाली बात तो यह थी कि वह रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरी नौकरानी रेशमा के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुए तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा रेशमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगतने शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो? तो कहने लगी, किसी भी से नहीं, अम्मा से बात, अपने बच्चों को बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे आप रेशमा के बारे में शक हो रहा था, यह कोई खिचड़ी जरूर पका रही थी या फिर मुझसे कोई ऐसी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं यह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर जाकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए। मेरा पति छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या यह वाकई में खुश हैं? खुश रहने का नाटक कर रहे हैं? मैं उसे खोजती हुई नजरों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, या हो सकता है कि मेरा पति रेशमा के साथ कोई जबरदस्ती करता हो, इसीलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करो। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफी है। इसीलिए मैंने कभी रेशमा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने रेशमा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर क्या जरूरत है दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या जरूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि रेशमा और मेरी बेटी आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। बेटी हर वक्त रेशमा के आसपास घूमती रहती, कभी उसके कमर में हाथ भी डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर यह रेशमा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी? मैं अभी देख रही थी कि
बेटी तो रेशमा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन रेशमा उसे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरा रात घर पर ही रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल में भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसकी मेरी बेटी रेशमा की कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दी कि यह हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ रेशमा ही घर पर होती है, तो रेशमा से उसका दिल लगा हो गया, फिर कोई बात नहीं थी। मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई। मैंने सोचा पता नहीं रेशमा के ड्रामे कब खत्म होने हैं। मैं यही सोच अगले दिन दोबारा से अपने ड्यूटी के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन बाद की बात है। सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वह मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था जिसने जिसने मुझे एकदम से पत्थर सा बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल में चली गई। मैंने देखा हुआ एक कमरे के अंदर चला गया। मैं खिड़की से अंदर का झांक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उसे औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उस हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मेरी आंखें झपकना भूल गई थी। फटी की फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत और कोई नहीं, रेशमा थी। उस औरत ने रेशमा को कुछ पैसे दिए। रेशमा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर यह सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत से मेरे पति को दिए हुए पैसे में से कुछ पैसे रेशमा को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं भी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहां से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी रेशमा भी शामिल थी। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ यही निकलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन में हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए हुए थे तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपके घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी और दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली गई। आज से पहले मैं कभी अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही
मुझे अंदाजा हो गया शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैंने अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। भागते हुए ऊपर गई तो चीखने की आवाज अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगी। एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीख निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिला डाला। जाकर मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखे की आवाज भी मेरी नौकरानी रेशमा की थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। रेशमा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम रेशमा को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं उसे बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर से धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चले जाइए। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी हुई आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी? मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवासों में नहीं है। दूसरी तरफ रेशमा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर बेटी की हालत ही खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर से उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ बैग में नींद का इंजेक्शन निकाला और बेटी को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब पे सूरते हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। रेशमा अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने रेशमा से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। रेशमा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग गई। जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आपको कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आप अपनी आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने ही शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे ही इस शौक के लिए बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने से भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही मैं मेरे बच्चों को नौकरी ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी और मेरा आज ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं इन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। रेशमा कहने लगी, आपका व्यवहार बेटी धीरे धीरे डिप्रेशन का होने लगी थी। उस माँ बाप के लिए प्यार की सख्त जरूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पकड़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उस माँ बाप का प्यार की जरूरत होती है जो उसे नहीं मिल रही थी।
तो वह दिमाग की मरीज बन गई। अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझे को मार पीट कर निकालती है और उस समय से लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसीलिए वह मुझे अपनी माँ समझती हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझे ना सिर्फ माफी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताए। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट में अकेली पालती हूँ। रात को जब मारपीट और तकलीफ में सहती हूँ, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैं क्या तकलीफ सही। एक बार दिन में जब बेटी मुझसे माफी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैं अपनी बेटी से कहा, बेटी तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर बेटी डर गई और इस डर से उसने मुझे धमकाया शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। बेटी दिमाग की मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसीलिए मैं डर गई और आपको कुछ नहीं भी बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करे। मैं रेशमा से पूछा, रेशमा यह सब कब से हो रहा है? रेशमा ने मुझे बताया कि मैडम जी यह पिछले 1 साल से चल रहा है। बेटी का व्यवहार मेरे प्रति अब आज भी कभी अपनी तरह होता है, कभी कभी लाड़ और प्यार की जिद करती, तो कभी कभी अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाना खाने की जिद करती है। और सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब कुछ खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती है तो वह उसे गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। रेशमा की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि रेशमा क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद बहुत सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी रेशमा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या मतलब था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब रेशमा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उसे पूछा तो कहने लगी, मैडम जी आप मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी को जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने से विनती भी की किसी तरह भी मेरी बेटी को ठीक करे। आपके पति चाहते थे कि आपके सारे मामले के बारे में आप पता ना चले और आप गिल्टी फील करे ना। और उस औरत को साइकेट्रिस्ट के हाथ जोड़ते विनती की थी कि मेरी बेटी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल के एड्रेस लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझसे मिलने क्लिनिक पर बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती, इसीलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी मालकिन को कुछ तस्वीरें ली हूँ। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है, तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक पर डालना चाहती थी। आप बहुत शक में पड़ गई हैं, तो वह सब अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है, और वह अपने घर पर ध्यान देने लगी।
मैंने तुम्हारे मालिक को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पढ़कर वह सब कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। रेशमा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप को मगन में रहने वाली थी और मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वह हर हकदार थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने कैरियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को इग्नोर करें। पर मेरे पति को मुझे बहुत मोहब्बत थे, इसीलिए वह नहीं चाहते कि मैं पछतावे के आग में झूलूं, इसीलिए वह खुद ही सारे मामले को डील कर रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने बच्चों को समय दे सकूं और हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया और मैं भी फिर से उस दिन के बाद ही ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम के 4, ताकि मेरे बच्चे मैं समय दे सकूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।